स्टूडेंट, वेलकम टू फिज़िक्स विद हरीश कुमार। और हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है शुरू से स्टैंडिंग वेव की, हम उसकी कंटिन्यूटी में आ जाएं। लास्ट लेक्चर में अपने स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग में, ऑर्गन पाइप में और इनके जो इस्तेमाल हैं आपने डिस्कस किए। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट वुड बी द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव। अच्छा, स्टैंडिंग वेव की स्पीड की हम बात करेंगे, लेकिन दैट वुड बी ऑल अबाउट फॉर अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग है इस तरह से, दैट इज़ फिक्स्ड बिटवीन टू पोजीशन, इस तरह से, ठीक है। दो पोजीशन के बीच में आपने इसको स्ट्रेच किया हुआ है। अब ये देखें ऐसे। अच्छा, आप क्या करें, कहीं पे भी इसको प्लग करें। इफ़ यू प्लग एट द मिडल देयर वुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ वन या फंडामेंटल हार्मोनिक। अच्छा, 1/4 पे करें, दो लूप बनेंगे एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे इस तरह से पैदा होंगी और इनमें जो स्टैंडिंग वेव पैदा होंगे इनकी स्पीड की आज हम बात करना चाहते हैं कि इनकी स्पीड किस तरह से होगी और ये किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, बुनियादी चीज़ें, जब आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस धागे में या इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स पैदा होगा या टेंशन रहेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे टेंशन T जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो आप सिंपली कह सकते हैं टेंशन T था, उस वक्त हमने स्टैंडिंग वेव पैदा की, उनकी स्पीड थी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड। एक मिसाल लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड उनकी स्पीड है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को और ज़्यादा स्ट्रेच करता हूँ, लेकिन अंडर इट्स इलास्टिक लिमिट, जो इनकी अपनी लिमिट हैं, उन इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए मैं इसको और भी स्ट्रेच करता हूँ। अच्छा, अगर आप और स्ट्रेच करेंगे तो जाहिर सी बात है आप टेंशन इंक्रीज़ कर रहे हैं ना। अच्छा, टेंशन अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो पता ये चलेगा कि स्पीड जो है ना वो आप सिंपली कह सकते हैं पार्टिकल की जो स्पीड है वो आप सिंपली कह सकते हैं बढ़ेगी। मिसाल के तौर पे बीच वाला पार्टिकल, ठीक है, 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर अगर कवर करा था, मिसाल के तौर पे 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, तो टेंशन बढ़ाने की वजह से वो 1 सेकंड में अभी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि स्पीड इसकी बढ़ेगी। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल और जो इस तरह से वेव बनेंगे ना, इनकी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, आज हम इसकी बात करेंगे। तो पहली बात है टेंशन, ये टेंशन पे डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की गई, मिसाल के तौर पे एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले जब टेंशन था T और उस वक्त फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टेंशन पहले था 10 न्यूटन, एक मिसाल है। पता ये चला कि उस वक्त जो स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव जो यहाँ पे पैदा होते हैं ना, उनकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मतलब पार्टिकल कवर 2 मीटर इन सेकेंड जो वेव है वो। मैंने क्या किया, इसका टेंशन बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल, मैंने इसका टेंशन T से 4 गुना बढ़ा दिया, मतलब 40 रखा। अगर आप टेंशन 4 गुना बढ़ाएंगे मतलब 40 न्यूटन करेंगे। फिर हमने क्या किया, इसकी कैलकुलेशन की कि स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर आप टेंशन 4 गुना बढ़ाएंगे ना, तो पता ये चला कि जो स्पीड है ना वो इसकी डबल हो गई। पहले स्पीड थी जो भी, अब स्पीड पहले वैल्यू का ट्वाइस हो जाती है, या आप सिंपली कह सकते हैं डबल हो जाती है। मतलब पहले 2 थी तो डबल करें, इट वुड बी 4। अब देखें ज़रा, मैं टेंशन अगर 4 गुना बढ़ा रहा हूँ तो स्पीड की जो वेरिएशन है ना वो आप सिंपली कह सकते हैं 2 गुना है। इसका मतलब यूँ कि स्पीड और टेंशन का आपस में किस तरह से रिलेशन हो सकता है। स्पीड और टेंशन का रिलेशन यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, ठीक है। मसलन अगर आप टेंशन आप 9 टाइम करते हैं, इफ़ टेंशन इज इंक्रीज 9 टाइम, तो इसके मुताबिक अब जो स्पीड बनेगी दैट वुड बी थ्राइस। आप सिंपली कह सकते हैं स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव दैट वुड बी 3 टाइम। तो ये है एक छोटी सी कहानी जिसमें हम क्या करते हैं कि स्पीड का ताल्लुक टेंशन के साथ क्या है, या इस तरीके से हम इसको कैसे रिलेट करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी जो हम स्पीड के हिसाब से बात करते हैं, पहली बात ये। दूसरा ये कि भाई स्ट्रिंग की अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मतलब डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि
हर स्ट्रिंग अपनी अपनी डेंसिटी रखता है, तो जो मीडियम के डेंसिटी की प्रॉपर्टी है ना उस पर डिपेंड भी करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डेंसिटी पे। जो सिंपल कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है ये एक जनरल है जो कि किसी भी 3 डायमेंशनल सॉलिड की डेंसिटी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डेंसिटी को आप मास पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हो अगर 2 डायमेंशनल कोई चीज़ है लाइक डिस्क वगैरह। अच्छा, डेंसिटी को आप मास पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हो अगर आप किसी भी 1 डायमेंशनल सॉलिड की बात करें। अभी हम बात करें किसकी, स्ट्रिंग की। श्योरली स्ट्रिंग आपका 1 डायमेंशन है। अगर ये 1 डायमेंशन है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इसकी जो डेंसिटी डिफाइन होगी ना दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ 1 डायमेंशन। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, पहले हम इसकी बात कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन कैसे होगी, रिलेशन हम बाद में देखते हैं। डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग को हम यहाँ से म्यू से शो करते हैं और इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब किलोग्राम पर मीटर, जिसको दूसरी माने में हम कह सकते हैं दैट इज द लीनियर डेंसिटी। जो लीनियर डेंसिटी है उसकी रिलेशन ये है। एक्सपेरिमेंटली ये भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जब हमने डेंसिटी पहले रखी थी म्यू, उस वक्त स्पीड थी v। हमने क्या किया, हमने डेंसिटी 4 गुना बढ़ाई एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के तौर पे ना, ये है कि अगर इफ़ डेंसिटी इज़ म्यू तो उस वक्त स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव थी v, मतलब जो इस स्ट्रिंग में वेव बनते हैं वो। हमने क्या किया, हमने डेंसिटी 4 गुना बढ़ाई। अगर आप डेंसिटी को 4 गुना बढ़ाएंगे ना तो पता ये चला कि स्पीड बिकम्स हाफ। स्पीड जो है ना वो आप सिंपली कह सकते हैं हाफ ऑफ न्यू वैल्यू, जो पुराना वैल्यू है ना उसका 50%। तो यूँ आप कह सकते हैं कि स्पीड इसकी हाफ हो गई। अब ये रिलेशन कैसे है, मतलब मैं अगर डेंसिटी को 4 गुना बढ़ा रहा हूँ और सामने स्पीड हाफ हो रही है तो 4 को हम किस तरह से डील करेंगे, 1 रेडिकल ना, 1 रेडिकल होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे डेंसिटी 9 गुना बढ़ा रहे हैं, इफ़ डेंसिटी इंक्रीजेज 9 टाइम तो स्पीड जो है ना 1/3 हो जाती है, मतलब 1 रेडिकल 9 दैट वुड बी 1/3 हो जाती है। तो यूँ हम सिंपली कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव, देखें ना 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अच्छा, कौन सी चीज़ों पे, द स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 टेंशन पे डिपेंड करती है। टेंशन पे कैसे डिपेंड करती है, स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन टी, ये। अच्छा, और किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। डेंसिटी किसकी, कंडक्टर की, मतलब इस स्ट्रिंग की, जो कि लीनियर डेंसिटी हम समझते हैं ना। तो स्पीड का डेंसिटी के साथ जो रिलेशन है ना वो ऐसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। अगर हम इसको जनरलाइज करें, अगर हम इसको जनरली लिखें तो स्पीड का जनरल फार्मूला, स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग का जो जनरल फार्मूला है ना वो है T/μ, T/μ। ये एक जनरल फार्मूला है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं स्पीड के लिए। मिसाल के तौर पे टेंशन अगर 4 गुना बढ़ाया जाए तो स्पीड क्या होगी, सिंपली रेडिकल टाइम, रेडिकल ऑफ टी, मतलब रेडिकल 4 का रेडिकल निकालें, इट वुड बी 2 टाइम। डेंसिटी के साथ कैसे, इनवर्सली टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो ये है एक सिंपल सी कहानी जो कि हम स्पीड में इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, स्पीड का अगर आपको पता चल जाए ना तो इसी स्ट्रिंग में हार्मोनिक युग बनेंगे ना, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी होगी, जो आपकी पोजीशन ऑफ होंगे ना, नोट एंड नोट बताएंगे हम, सारी की सारी कैलकुलेशन आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं कि फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से कैलकुलेट करें। इस स्ट्रिंग की इन कैलकुलेशन की बुनियाद पे एक डिवाइस है जो इस्तेमाल किया जाता है। उस डिवाइस का बुनियादी काम है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव मालूम करना, और साथ साथ हम सिंपली कह सकते हैं स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव मालूम करना। और उस डिवाइस का नाम हम क्या देते हैं यहाँ पे, उस डिवाइस का नाम है सोनोमीटर।
अब ये सोनोमीटर क्या है, थोड़ा हम इसको भी देखते हैं। तो अब हम आते हैं सोनोमीटर में। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोनोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये लफ्ज़ जो है ना सोनिक से ड्राइव्ड है ना, सोनिक का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द साउंड, ठीक है, ये एक सोनोमीटर है। अच्छा, बुनियादी काम क्या है इसका? बुनियादी काम यही है सिंपली कि फ्रीक्वेंसी मालूम करना। किसकी? स्टैंडिंग वेव की। जो स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी मालूम करना। तो बड़ी सादी सी डेफिनेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई ये एक इंस्ट्रूमेंट है या आप डिवाइस समझ लें विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट frequency of standing wave in a string। स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव्स है ना, उनके हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये है क्या, देखिए ये एक सिंपल सी अरेंजमेंट है। एक स्ट्रिंग है, आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे करेंगे ज़रा जा देखें। मैं एक सिंपल वे में इसको समझाता हूँ ना। अच्छा, ये है एक स्ट्रिंग हमने जो कि इस जगह पे अटैच किया है। स्ट्रिंग है जो आपने यूँ इस तरह से अटैच किया है, ये है ना, ऐसे। आप करें क्या, इस स्ट्रिंग को यहाँ किसी पुली वगैरह से यहाँ से पास कराएं, ऐसे ऐसे। स्ट्रिंग इज पास्ड ओवर पुली, और फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया ऐसे। अच्छा, सस्पेंशन आपने क्यों की? ताकि ये स्ट्रिंग जो है ना वो स्ट्रेच रहे, मतलब स्ट्रिंग जो है ना वो आप स्ट्रेच कर सकें इस तरह से। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे। हम डिस्टर्ब कैसे करेंगे? बाय मीन्स ऑफ सिंपल स्लाइड पुश और पुल, ऐसे ना, या स्लाइटली हम इसको प्रेस करेंगे। अच्छा, जैसे आपने इसको सस्पेंड किया ना, तो जाहिर सी बात है इसमें टेंशन टी प्रोड्यूस्ड हो गया होगा ना। अच्छा, जाहिर सी बात है इस स्ट्रिंग की अपनी लीनियर डेंसिटी भी होगी, मटेरियल का होगा ना, और जो लीनियर डेंसिटी होगी इसकी दैट वुड बी मास पर यूनिट लेंथ, इस तरह से ये होगी। टेंशन एंड स्ट्रिंग भी यहाँ पे डेवलप हो गया होगा। जब आप वेट यहाँ पे सस्पेंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन कितना होगा? जितना वेट है। टेंशन बढ़ाना कैसे होता है? यहाँ पे आप वेट बढ़ाते जाएं, टेंशन बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। जितना आप ज़्यादा वेट लेंगे उतना टेंशन ज़्यादा होगा। अच्छा, इन टेंशन का या इस तरह का यहाँ पे रिलेशनशिप है। अब हम आते हैं इस पे कि अब क्या करना है। ये एक सिंपल अरेंजमेंट जो है ना, इस अरेंजमेंट का नाम है सोनोमीटर, और ये वाइब्रेटिंग बॉडी है जिसमें क्या होता है, वेव्स बनेगी। कौन सी वाली? स्टैंडिंग वेव। अच्छा, इनकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड का क्या रिलेशन है, अब हम ये देखना चाहते हैं। ज़रा देखें, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा, प्लग करूँ, कुछ भी करूँ, तो यूँ आप कह सकते हैं इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, ऐसे। ये वेव्स हैं जो कि बनेंगी, ठीक है, ये वेव्स बनी। अच्छा, इनकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाना चाहते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कम करना चाहते हैं। पहले तो मैं कुछ एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूँगा, आप ज़रा उनको देखें। सोनोमीटर का बेस्ट एग्जांपल है गिटार जो होता है ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट गिटार। पता है गिटार में क्या होता है? आप जो स्ट्रिंग होते हैं ना उसमें, वो कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी कंडक्टर है, आप लगा लो और आप वाइब्रेशन करें, आवाज़ पैदा होगा, ऐसा नहीं होता। स्पेशल मेड स्ट्रिंग मिलते हैं गिटार की, क्योंकि हर किसी की लीनियर डेंसिटी अलग अलग होती है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, जो गिटार में स्ट्रिंग लगता है उसको हम टाइट करते हैं, मतलब या लूज़ करते हैं या हम टाइट करते हैं। किस हिसाब से? जो सिंगर होता है या जो म्यूज़िकल बैंड होते हैं ना, उनसे उनकी पिच मिलाते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी हम मैच कराते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, एक सिंपल एग्जांपल, आपने ज़रूर ये नोट किया होगा। अच्छा, गिटार में स्क्रूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम उसको टाइट करते हैं तो स्ट्रिंग भी टाइट होता है। अच्छा, मैंने क्या किया पता है? मैंने स्क्रू टाइट कर दिया मिसाल के तौर पे, तो यूँ होगा कि स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा पैदा होगा, और अगर आप इसको इस तरह से वाइब्रेट करेंगे ना,
तो जो आवाज़ पैदा होगा वो पतला आवाज़ ज़्यादा होगा। पतला आवाज़ का मतलब है हाई पिच, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। इसको और टाइट करें तो और हाई पिच पैदा होगा। इसका मतलब देखें, जितना आप टेंशन चेंज कर रहे हैं ना, तो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ रही है ना। जितना पतला आवाज़ होगा ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कह दो पिच ज़्यादा होगी सिंपली। तो यहाँ पे भी ये सिनेरियो है ना ये। अच्छा, एक बात ये जो इस गिटार में दूसरी चीज़ होती है वो ये कि आपके वहाँ पे जॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करा रहे हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है सिर्फ आपने इस तरह से एग्जीक्यूशन थोड़ी करनी होती है। मुख्तलिफ टोन, मुख्तलिफ टिम्बर, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो आपकी मूवमेंट भी इस तरह से होती रहती है ना। अच्छा, मैंने मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से पकड़ा हुआ है ना, यहाँ तक अटैच्ड है, तो ये सारी की सारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना वो वाइब्रेट होगी। अगर मैंने थोड़ा हाथ नीचे किया और अब मैं कंटिन्यूसली इसको बजा रहा हूँ ना इस तरह से, तो अब ये लेंथ वाइब्रेट करेगी, वो वाली नहीं, ये वाली। मैं और नीचे ले जाऊँ तो देखें, लेंथ कम करने से, लेंथ बढ़ाने से भी इन चीज़ों का फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ता है। तो यही बात यहाँ पे भी हम करना चाहते हैं, क्योंकि गिटार एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सोनोमीटर का। बट हेयर वी डील कि ये फ्रीक्वेंसी कौन से चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए ज़रा देखें, अभी मैंने जो बातें की ना, यही चीज़ें। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, ये डिपेंड किस पे करेगी, अब हम इसको देखते हैं। लिसन, पहली बात है टेंशन पे, ये डिपेंड करेगी कि टेंशन आप किस तरह से डील कर रहे हैं। अब ज़रा ये देखें, फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन को देखें ज़रा, आप बात कर सकते हैं कि टेंशन अगर मैं 4 गुना बढ़ाऊँ तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, मतलब उसका रेडिकल हो गई। टेंशन 9 टाइम बढ़ाएं तो जो फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो जाती है। तो जिनकी रिलेशन है ना वो बिल्कुल इस तरह से ऐसे है। अच्छा, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ टेंशन। ये आपका बाज़ दफ़ा लॉ ऑफ टेंशन भी कहलाता है, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात ये। नंबर 2, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। लीनियर डेंसिटी की हम बात करते हैं। डेंसिटी किसकी भाई? कंडक्टर की, ठीक है। अच्छा, वही बात कि अगर आप जो कंडक्टर लेते हैं ना, उसकी डेंसिटी आप 4 गुना बढ़ा दें तो पता चला कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। किस तरह से चेंज होगी? इनवर्सली रिलेटेड टू रेडिकल ऑफ, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो यूँ आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल ऑफ लीनियर डेंसिटी। आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको, इसी चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसको हम लॉ ऑफ डेंसिटी भी कहते हैं, हम इसको लॉ ऑफ मास भी कहते हैं। एवरी मास हैज़ देयर ओन वाइब्रेशन प्रॉपर्टीज़। ये जो तीसरी चीज़ है ना वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी है। अच्छा, लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या रिलेशन है ज़रा देखें। ये है मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग और ये इसकी लेंथ है ना। मैंने कहा था ना कि भाई जंपर होते हैं इस तरह से। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से पकड़ा हुआ तो ये वाली लेंथ काउंट होगी। आप थोड़ा गिटार में ड्यूरिंग वाइब्रेशन आप इसको थोड़ा नीचे ले आए तो ये वाली वाइब्रेशन होगी। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ एज वेल ना, लेंथ पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, लेंथ से रिलेशन इनका इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसे। इसको लॉ ऑफ लेंथ भी कहते हैं, लॉ ऑफ डायमीटर भी कहते हैं इसको। तो भाई देखें, जो स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है ना वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन सी चीज़ें? टेंशन हो गया, आप कह सकते हैं डेंसिटी भी होगी, या आप कह सकते हैं लेंथ भी होगी। ये तीनों पैरामीटर यहाँ पे स्टैंडिंग वेव में बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ स्ट्रिंग वाइब्रेट, अब ये देखें, इफ स्ट्रिंग वाइब्रेट इनटू एन हार्मोनिक तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़रा इसको देखें। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब इसको देखते हैं। भाई कौन सा केस है? स्ट्रिंग इज क्लोज्ड एट बोथ एंड, यही है ना। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं ना स्ट्रिंग के, उसमें आपने देखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन हार्मोनिक वुड बी इक्वल टू, अगर आपको याद हो, एन इंटू वी अपॉन 2n। जो जनरल फार्मूला है ना इसका वो ये है। एन क्या है? नंबर ऑफ हार्मोनिक। एल क्या है? लेंथ है स्ट्रिंग की। वी स्पीड है।
आप थोड़ा इसको देखें इधर, फ्रीक्वेंसी को आप थोड़ा सॉल्व करें, n/12 वही है इन टू वी, और यूँ आप कह सकते हैं n/12 वही है, जो स्पीड है उसकी वैल्यू आप पुट करें, जो प्रीवियस अभी आपने लिखी थी ना स्पीड, T/mu। तो देखें ज़रा, ये फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन जो है ना वो इस तरह से होगी, कैसे होगी, देखें इधर देखें, फ्रीक्वेंसी कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली टू L जो हमने बात की है, फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ऑलरेडी आपने बात करी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली टू रेडिकल ऑफ लीनियर डेंसिटी, इनवर्सली टू रेडिकल ऑफ लीनियर डेंसिटी, ये भी आपने बात की। तो ये है एक छोटी सी कहानी जो कि स्टैंडिंग वेव के हिसाब से बात कर सकते हैं। मतलब टेंशन बढ़ाएंगे अगर आप, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और क्या पड़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। एक चीज़ और है, भला टेंशन बढ़ाने से या डेंसिटी चेंज करने से क्या वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वेवलेंथ भी एक पैरामीटर है ना वेव्स का। तो एक छोटी सी कहानी, इधर देखें थोड़ा, वेवलेंथ, मैं थोड़ा वेवलेंथ पे वेरिएशन करना चाहता हूँ। इधर देखें भाई, देखें वेवलेंथ का जनरल फार्मूला क्या है, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये है। अब देखें, मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए, इफ़ टेंशन इन स्ट्रिंग, जो टेंशन है ना वो हम चेंज करते हैं, कितना किया हमने, मिसाल के तौर पे ये टेंशन मैंने डबल किया है। भाई पूछा ये गया है कि इफ़ टेंशन इन स्ट्रिंग इज डबल्ड, ये हमें बताएं कि वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे देखें, टेंशन डबल करें, फ्रीक्वेंसी रेडिकल टू टाइम। अच्छा, जो प्रीवियस है उसमें आपने देखा, आप टेंशन डबल करें तो उस तरह से क्या होता है, देखें इधर स्पीड भी रेडिकल टू टाइम होगी ना, ऐसे होगा। फ्रीक्वेंसी में भी है, पर वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। अब हम ज़रा वेवलेंथ में आते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड कितना चेंज होगी इफ़ टेंशन इज डबल। भाई सिंपल सी बात है, स्पीड इंक्रीजेज बाय रेडिकल टू टाइम। अच्छा, what do you suggest for increase in frequency or change in frequency? Frequency changes by radical to time। इसका मतलब ज़रा देखो, जो न्यूमरेटर है वो भी रेडिकल टू टाइम चेंज हो रहा है। अच्छा, डिनोमिनेटर भी रेडिकल टू टाइम चेंज हो रहा है। तो इन टर्म्स आप कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप कह सकते हैं कि भाई वेवलेंथ के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग जो है ना, ये इंडिपेंडेंट है किसके, टेंशन से। न सिर्फ टेंशन से है, पर एक चीज़ और, डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करती। देखें ना, अब डेंसिटी चेंज करोगे तो न्यूमरेटर में स्पीड भी चेंज होगी, डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली उतना ही होगी एक दूसरे के ना, दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये है एक छोटी सी कहानी जो कि हम स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग में हम ये सिंपल कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा इसका हम न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लिसन स्टूडेंट, ये जो अपने फ्रीक्वेंसी और स्पीड का टेंशन के साथ या जो सोनोमीटर की एक्सप्लेनेशन है, इसमें जो आपने डिस्कशन की थी, इसमें एक न्यूमेरिकल है जो यहाँ पे, पहले इस न्यूमेरिकल को ज़रा देखें। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 6 मीटर स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट वाइल प्रेस्ड एट 1/6 ऑफ इट्स लेंथ। अच्छा, पहले हम यहाँ तक इसका मतलब है क्या देखें भाई, ये है स्ट्रिंग, इधर देखिए, भला हम यहाँ पे करते हैं ना, इधर देखें, सॉरी। अच्छा, एक स्ट्रिंग है ये जिसकी टोटल लेंथ है 6 मीटर और हमने 2 पोजीशन पे इसको या 2 पॉइंट के बीच में हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ है ऐसे। कहाँ से आपने प्लग किया है, 1/6, मतलब जो टोटल लेंथ है ना उसका 1/6 पोर्शन। मतलब इस टोटल लेंथ के आप 6 पोर्शन निकालें, 6 पोर्शन करें। फॉर एग्जांपल ये एक, ये दूसरा, 3rd, 4th,
5 and 6, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, इस पे मैंने 6 पोर्शन मतलब एट एवरी 1/6 मैंने एक पॉइंट लगा दी। आप कहाँ पे स्ट्रेच करेंगे या कहाँ पे स्लाइड प्रेस करेंगे? एट 1/6 ऑफ लेंथ, मतलब ये आप यहाँ पे बात कर लें या फिर आप यहाँ से बात कर लें, इस तरह से 1/6 ऑफ टोटल लेंगे हो ना। अच्छा, तो 1/6 में लूप कितने बन सकते हैं हम ये ज़रा देखते हैं। अच्छा, बड़ी सादी सी बात है, अगर मैं यहाँ से प्रेस करूँगा तो सिंपल इज़ दैट ये वाला पोर्शन जो है ना इस तरह से ऐसे हो सकता है या वेव ऐसे होंगी, या मैं अगर यहाँ से प्रेस करूँ तो ये वाला पोर्शन ऐसे हो सकता है, ऐसे। अच्छा, जो वाइब्रेशन है वो इन फेज़ नहीं होती, आउट ऑफ फेज़ होती हैं। अल्टरनेटिव जो लूप होते हैं ना उसकी मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। दूसरी माने में आप ये कह सकते हैं कि इफ़ स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड और स्ट्रिंग इज़ प्रेस्ड एट 1/6 तो उसमें जो नंबर ऑफ हार्मोनिक बनेंगे ना देयर वुड बी 3। कितने हार्मोनिक बनेंगे? 3 हार्मोनिक बनेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते तो यहाँ से मालूम कर सकते थे, इधर देखें, ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ से मालूम कर सकते हैं। कहाँ से आपने प्रेस किया है? 1/6 है ना, जनरल फार्मूला होता था कि टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 2n। अब देखें, टोटल लेंथ के कौन से पोर्शन पे? 6 है ना, क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 into 3? अकॉर्डिंग टू जनरल एक्सप्रेशन आप इसको लिख सकते हैं 2 into 3। अच्छा, इसका मतलब यूँ बना कि नंबर ऑफ हार्मोनिक कितने बन सकते हैं, यहाँ से भी पता लगाया जा सकता है कि इफ स्ट्रिंग इज प्रेस्ड एट 1/6, इसका मतलब यूँ बना 6 को मैं अगर 2 into 3 में लिखूँ और जनरल फार्मूला से अगर हम कंपेयर करें तो नंबर ऑफ हार्मोनिक कैन बी 3। पहली बात ये। या डायग्राम को देख लें कि 1/6 के हिसाब से कितने लूप बन सकते हैं, कितने हार्मोनिक बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं ना। इसका मतलब ये कि इस सारे प्रॉब्लम में या इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ हार्मोनिक इसने कहीं पे भी नहीं दिया, पर यह कि नंबर ऑफ हार्मोनिक लाजमी तौर पे 3 बनेंगे। पहली बात ये। चलो आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट को। जो वाइब्रेशन की वजह से इसकी स्पीड है वो कितनी? दैट इज़ 24 मीटर पर सेकेंड। ये है, तो इसका मतलब ये हो ना कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 6 मीटर। जो स्पीड है वो कितनी है? दैट इज़ इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। जो डेटा है ना वो ये है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। पहला एमसीक्यूज़ क्या कहता है, इधर देखें। द वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ क्या बनेगी, ये पूछा है इसने। ठीक है, इफ़ यू रिमाइंड जो आपका पुराना जो था ना, तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, द वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव फॉर एन हार्मोनिक, वेयर एन इज नंबर ऑफ हार्मोनिक, इट वाज एक्सप्रेस्ड एज 2l/n। जो जनरल फार्मूला है ना वो ये था। अब इसमें देखें ज़रा, 2 into l, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? 6। अच्छा, नंबर ऑफ हार्मोनिक अभी यहाँ पे आपके पास कितने टोटल? 3 है। कितने? 3 है ना। अच्छा, तो बड़ी सादी सी बात है, आप इसको सॉल्व करें, 2 टाइम टेबल लगेगा, 2 2 ज़ार 4। तो आप सिंपली कह सकते हैं जो वेवलेंथ है ऑफ स्टैंडिंग वेव जो है ना दैट वुड बी 4 मीटर। तो स्टैंडिंग वेव में जो लैम्डा बनेगा या जो वेवलेंथ बनेगी दैट वुड बी 4 मीटर। सेकंड ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब हम ये 4 मीटर बनेगी या नहीं ज़रा हम इसको चेक करना चाहते हैं। इधर देखें, ये हम चेक करना चाहते हैं। भाई एक लूप का मतलब होता है हाफ लैम्डा ना, इसका मतलब 2 लूप का मतलब क्या बनेगा? अगर एक लूप का मतलब है हाफ लैम्डा तो 2 लूप मिलके एक वेव बनेंगे ना, आप कह सकते हैं ये लैम्डा। अब देखें, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी? 6 मीटर है ना। अगर 6 में से मैं 3 लूप बनाऊं तो एक एक लूप 2 2 मीटर का बनेगा। इट मीन 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ से डायग्राम के मुताबिक लिखते तो भी हो सकता था, फार्मूला में लिखें तो भी सही है। ठीक है, तो वेवलेंथ बन गई। अब यहाँ पे अगर ये पूछता कि भाई वेव जो बनेंगे ना इसकी हमें टोटल वेवलेंथ नहीं चाहिए, हमें बताएंगे फंडामेंटल वेवलेंथ क्या होगी या पहले हार्मोनिक की क्या होगी, एक लूप की क्या होगी। बड़ी सादी सी बात है, एक लूप का मतलब है λ/2, मतलब 4/2 इट वुड बी 2 मीटर। आप यूँ भी कर सकते थे। यहाँ पे आपको ये भी कंफ्यूज कर सकता था, मतलब देखें ना कितने MCQs आ सकते हैं इससे, बहुत सारे हैं। तकरीबन मैं यहाँ से कोई 20-25 MCQs बना सकता हूँ इस एक स्टेटमेंट से। भाई ये एंटी नोड है ना, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में सेपरेशन कितनी होगी ये बताएं। इसका मतलब है λ/2। अच्छा,
4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। नहीं, एक नोड और एंटी नोड के बीच में सेपरेशन कितनी होगी, λ/4, मतलब 4/4 1 मीटर। देखें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, तो ये है कि वेवलेंथ की कैलकुलेशन और स्ट्रिंग कहाँ से आप प्रेस करते हो उसकी ये हो। लेकिन अब हम आ रहे हैं टेंशन पे, जो अभी मैंने बात की थी ना टेंशन की, अब हम आते हैं उस पर। ज़रा दूसरे MCQs को पढ़ें। अगर टेंशन हम 4 गुना बढ़ाएं तो बताएं कि थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है, ये बात कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी फॉर द थर्ड हार्मोनिक। अब ये हम चेक करना चाहते हैं। लिसन, टेंशन बढ़ाया है ना, लेकिन हम ये पहले चेक करना चाहते हैं कि टेंशन बढ़ाने से पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ओरिजिनल कितनी थी जो टेंशन बढ़ाने से बढ़ी। तो आइए सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक व्हेन टेंशन वाज नॉट इंक्रीज्ड, या ओरिजिनल थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी थी कितनी जो कि टेंशन बढ़ाने से बढ़ी। पहले हम ये चेक करना चाहते हैं। अच्छा, एन हार्मोनिक के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, Fn इज इक्वल टू एन इंटू V/2L, ये है ना। अच्छा, थर्ड हार्मोनिक के हिसाब से बात करो तो 3V/2L ये है। अब देखें 3 आपका वही 3 है। स्पीड कितनी स्पीड है जो ऊपर आपको गिवन है, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ। अच्छा, लेंथ कितनी आपने ली यहाँ पे 6 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करें। अच्छा, 2 6 are 12, 24 में जाएगा 2 टाइम, तो 2 3 are 6 हर्ट्ज। भाई देखें ये थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल, जब आपने टेंशन नहीं बढ़ाया था। सवाल पे अब हम आते हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई हम टेंशन अगर इंक्रीज करें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जो सोनोमीटर का रूल है जो अभी आपने पढ़ा। कितना, हाउ मच टेंशन इज इंक्रीज 4 टाइम। 4 गुना अगर हम बढ़ाएं ना तो फ्रीक्वेंसी भी उसके रेडिकल से बढ़ेगी। हाउ मेनी टाइम, रेडिकल ऑफ 4 करें, मतलब हाउ मेनी टाइम इट चेंजेस 2 टाइम। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो भी थी अब वो फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं 2 गुना बढ़ेगी। अच्छा, पहले थी कितनी 6 हर्ट्ज, अब कितनी होगी, डबल होगी, मतलब कितनी बनेगी टोटल, दैट वुड बी 12 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी while increasing the tension the frequency of third harmonic that would be 12 hertz। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगर टेंशन इंक्रीज नहीं करता तो फिर सही जवाब क्या होता, ए होता। अगर आप टेंशन चेंज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, दैट वुड बी इन दिस वे। तो ये है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग में टेंशन का, और इस तरह से जो इनकी प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। तो देखें स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, ये सारी कहानी यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव की सीरीज़ है वो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। कमिंग जो आपका पोर्शन बनेगा दैट वुड बी द ट्रैवलिंग वेव, और उस ट्रैवलिंग वेव में भी हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पेशली उस लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम साउंड को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, साउंड को ज़्यादा हम ब्रीफ लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इनसे रिलेटेड जो भी मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं या जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। थैंक यू।